हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे इंसेक्ट के बॉडी वॉल के बारे में। यहाँ हम लोग देखेंगे कि इंसेक्ट का बॉडी वॉल क्या होता है, इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, अर्थात इसके अंदर डिफरेंट लेयर पाए जाते हैं, उसका अरेंजमेंट किस तरह से होता है और उसके अंदर क्या क्या मेजर फीचर्स पाए जाते हैं और इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या होते हैं, अर्थात ये किस किस चीजों से मिलकर के बना होता है, इनका हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें समझना है कि इंसेक्ट का बॉडी वॉल या जिसे हम लोग इंसेक्ट का इंटेगुमेंट भी कहते हैं वो क्या है। तो इंसेक्ट का इंटेगुमेंट होता है उसका एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन मतलब स्केलेटन का मतलब होता है इंसान के जैसे शरीर के अंदर हड्डियों का एक ढांचा पाया जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, स्केलेटन कहते हैं। जब वो स्केलेटन इंसान के शरीर के अंदर रहते हैं जैसे हमारे अंदर, तो हम उससे क्या कहते हैं, एंडो स्केलेटन। लेकिन इंसेक्ट में उसके बॉडी के अंदर कोई स्केलेटल सिस्टम नहीं पाया जाता है, उसके बाह्य भाग में ही एक हार्ड काइटिन का बना हुआ एक लेयर पाया जाता है। इसी कारण इंसेक्ट के बॉडी वॉल या स्केलेटल सिस्टम को हम क्या कहते हैं, एक्सोस्केलेटन। और ये किसका बना होता है, तो ये बना होता है काइटिन और प्रोटीन से। ठीक, साथ ही साथ इसका एक इम्पोर्टेंट फीचर ये है कि जितने भी आर्थ्रोपोड है उसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि उसके बॉडी के बाएं भाग में एक बॉडी वॉल या एक्सोस्केलेटन पाया जाएगा। ये जो काइटिन होता है वो एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन का एक पॉलीमर होता है, साथ ही साथ प्रोटीन अर्थात आर्थ्रोपोडिन और रेसिलिन नाम के प्रोटीन से ये बना होता है। ठीक, ये जो इंटेगुमेंट होता है वो बॉडी के बाहर भाग में एक कवर के रूप में काम करता है और साथ ही साथ ये बॉडी के उन ऑर्गन को जहां पर उस ऑर्गन का ओरिजिन एक्टोडर्मल रीजन से होता है उसको ये क्या करता है, कवर प्रोवाइड करता है, कवर या प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है। एक्टोडर्मल ओरिजिन का मतलब क्या होता है, जब इंसेक्ट में एम्ब्रियो या भ्रूण का विकास होता है उस दौरान उसके अंदर 3 जर्म लेयर बनते हैं। ठीक, इन 3 जर्म लेयर बनता है तो जो सबसे बाहर लेयर होता है उसे क्या कहते हैं, एक्टोडर्म। बीच वाले भाग को मेसोडर्म और अंदर वाले भाग को क्या कहते हैं हम लोग, एंडोडर्म। तो जिस ऑर्गन का ओरिजिन एक्टोडर्म से होगा उन ऑर्गन में ये इंटेगुमेंट या काइटिन का बना हुआ एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद कुछ ऑर्गन होता है जो मेसोडर्म से डेवलप होता है, कुछ ऑर्गन का विकास एंडोडर्म से होता है। तो इसको हम लोग इंसेक्ट के जब हम लोग उसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो स्टडी करेंगे, फिलहाल ये हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इंटेगुमेंट या एक्सोस्केलेटन इंसेक्ट में क्या क्या काम करता है, तो ये इंसेक्ट एक डेफिनेट स्ट्रक्चर और शेप प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ ये इंसेक्ट को कई तरह के प्रोडक्शन प्रोवाइड करते हैं, जैसे फिजिकल या मैकेनिकल एब्रेशन, अर्थात जो बाह्य डैमेज होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, कुछ फिजिकल या मैकेनिकल डैमेज होता है उससे इंसेक्ट को बचाता है। साथ ही साथ कुछ डिसीज है, पैरासाइट है, उन सब चीजों से इंसेक्ट को बचाता है। एनवायरनमेंट में पाए जाने वाले डिफरेंट डेंजरस केमिकल से भी इंसेक्ट को बचाता है ताकि वो बॉडी के अंदर पेनिट्रेट कर न सके। ठीक है, साथ ही साथ क्यूटिकल में कुछ मॉडिफिकेशन पाया जाता है जिसके द्वारा वो बाह्य स्टिमुली या संवेदनाओं को ग्रहण कर सकता है, अर्थात ये सेंसरी फंक्शन भी प्रोवाइड करता है। इंसेक्ट को आप लोग देखो डिफरेंट कलर का पाया जाता है, ये उसके अंदर बहुत सारे कलर में या रंगों में विभिन्नता पाई जाती है। ठीक है, तो इंसेक्ट में डिफरेंट कलर चेंजेस के लिए जिम्मेदार होता है। साथ ही साथ ये इंसेक्ट को मिमिक्री भी प्रोवाइड करता है। मिमिक्री मतलब इंसेक्ट को आप लोग देखे होंगे जिस भी हैबिटेट में वो रहता है उसके अंदर कलर भी उसी तरह का पाया जाता है, तो वही क्या है, मिमिक्री, जिससे के कारण वो अपने नेचुरल इनेमी से बच सकता है। ठीक है, तो ये होता है इस इंटेगुमेंट के कारण। साथ ही साथ इंसेक्ट के जो बॉडी वॉल होता है उसमें हम लोग आगे जानेंगे कि सीमेंट लेयर और वैक्स लेयर पाया जाता है।
जो इंसेक्ट को वाटर लॉस से बचाता है। वाटर लॉस में या तो फिर हम बोल सकते हैं इसको डेसिकेशन या सूखने की जो प्रक्रिया है उससे इंसेक्ट को बचाता है, जिसके कारण वो बिना पानी के भी कई दिनों तक रह सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि इस इंटेगुमेंट का स्ट्रक्चर कैसे होता है और इसका मेजर कंपोनेंट क्या क्या है। तो जैसे कि आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हो कि इंसेक्ट के इंटेगुमेंट में सबसे नीचे यहाँ पर बेसल लेयर पर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन। अर्थात ये जो लेयर है उसे हम क्या कहते हैं, एपिडर्मिस या हाइपोडर्मिस। तो इस एपिडर्मिस या हाइपोडर्मिस के जस्ट नीचे में यहाँ पर एक बेसल लेयर पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन। उसके जस्ट ऊपर पाया जाता है एपिडर्मिस या हाइपोडर्मिस नाम का एक लेयर, और उसके बाहर सबसे मोटा पाया जाता है कौन सा, क्यूटिकल का बना हुआ लेयर। इसमें जो क्यूटिकल होता है उसको हम लोग दो भागों में बांटते हैं, ठीक है। इन दोनों लेयर को जिसको हम लोग आगे चल के फिर क्या कहते हैं, इन दोनों लेयर को एक्सोक्यूटिकल और एंडोक्यूटिकल मिला के क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं एपिक्यूटिकल, सॉरी प्रोक्यूटिकल। और उसके बाहर ये जो पतला सा आप लेयर देख रहे हो इसको हम बोलते हैं एपिक्यूटिकल। और ये जो एपिक्यूटिकल है उसके अंदर 4 लेयर पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सबसे निचले लेयर पर पाया जाता है बेसमेंट मेम्ब्रेन, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पर पाया जाएगा बेसमेंट मेम्ब्रेन। उसके बाद पाया जाता है हाइपोडर्मिस या एपिडर्मिस, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो ये बना हुआ कोशिकाओं के जैसा एक जो लेयर है उसे ही हम क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। उसके बाद यहाँ से जो इतना लेयर है इसको हम कहते हैं क्यूटिकल, ठीक। अर्थात ये क्या है, पहला लेयर है, सॉरी दूसरा लेयर है, ये अंदर से सबसे पहला लेयर है, ये अंदर से दूसरा लेयर है, और क्यूटिकल क्या है, अंदर से तीसरी लेयर, ठीक। इतना समझ आया। इसको भी हम लोग क्यूटिकल को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक को हम कहते हैं एपिक्यूटिकल और दूसरे को हम कहते हैं प्रोक्यूटिकल, ठीक। तो हमने यहाँ पर देखा कि प्रोक्यूटिकल किसे कहते हैं, एक्सोक्यूटिकल और एंडोक्यूटिकल, इनको हम क्या कहते हैं, प्रोक्यूटिकल। ये आप यहाँ देख सकते हो, ये दोनों मिला करके ये दोनों क्या कहलाएंगे, अब प्रोक्यूटिकल कहलाएगा। उसके बाद ऊपर के ये जो चारों लेयर है वो क्या कहलाता है, एपिक्यूटिकल। याद रखना, नीचे से बाहर की ओर जब हम लोग जाएंगे या ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो इस तरह के लेयर हमको मिलेंगे, ठीक है। सीमेंट लेयर, वैक्स लेयर, क्यूटिकुलिन और इनर एपिक्यूटिकल, ये चारों मिल करके बनाते हैं एपिक्यूटिकल लेयर, ठीक। एक्सोक्यूटिकल, एंडोक्यूटिकल मिल करके क्या बनाते हैं, प्रोक्यूटिकल। और ये प्रोक्यूटिकल और एपिक्यूटिकल मिल करके क्या बनाते हैं, क्यूटिकल और हाइपोडर्मिस और बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये तीनों मिलकर के क्या बनाते हैं, इंसेक्ट का इंटेगुमेंट। यहाँ तक समझ आए, ओके। आगे चलते, तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर, ठीक। सबसे नीचे पाया जाता है बेसमेंट मेम्ब्रेन, उसके बाद एपिडर्मिस, उसके बाद पूरा का पूरा ये लेयर क्या कहलाएगा, क्यूटिकल, ठीक है। फिर क्यूटिकल में डिफरेंट 6 लेयर होते हैं, एक्सोक्यूटिकल, एंडोक्यूटिकल, ठीक। वो दोनों मिलकर के प्रोक्यूटिकल बनाएंगे। फिर आगे चल के एपिक्यूटिकल बनता है जो कि 4 लेयर का बना रहता है, ओके। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होता है, ठीक। जैसे यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाया गया है, ये जो लेयर है वही क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, सबसे इनर मोस्ट लेयर है, ठीक, जो कि बना रहता है इस एपिडर्मिस से। जो कोशिका है, जब यही कोशिकाएं डिजनरेट हो जाती है या डेड हो जाती है, उसी के बाद इन्हीं से क्या बनता है, जो इस बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसका निर्माण होता है,
ये लगभग लगभग 0.5 माइक्रोन का इसका साइज होता है। ठीक, इसको याद रखना। आगे ये क्या काम करता है, तो ये पूरा का पूरा जो क्यूटिकल है और एपिडर्मिस जो लेयर है, या बोल सकते हैं इस एक्सोस्केलेटन को क्या करता है, बेस प्रोवाइड करता है, ताकि इंसेक्ट का जो एक्सोस्केलेटन है वो बना रह सके उसके शरीर में। तो ये क्या करता है, उस एक्सोस्केलेटन को आधार प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन होगा, किसी बुक में आप लोग को मिलेगा कि जो इंसेक्ट का बॉडी वॉल है वो 2 ही लेयर से मिलकर के बना होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसको छोड़ देते हैं। तो आप लोग ये नॉर्मली याद रख सकते हो कि सबसे इनर मोस्ट लेयर अगर हम बोलेंगे तो बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है। कुछ लोग इसको एक्सोस्केलेटन का पार्ट कंसीडर करते हैं और कुछ लोग नहीं करते हैं। तो नहीं करते हैं वो लोग बोलते हैं कि बॉडी वॉल में केवल 2 लेयर पाए जाते हैं, जो कंसीडर करते हैं वो बोलते हैं कि बॉडी वॉल में 3 लेयर पाए जाते हैं। अगला लेयर आता है एपिडर्मिस या हाइपोडर्मिस। ये क्या होता है, तो ये इनर यूनिसेलुलर लेयर है जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर पाया जाता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ देख सकते हो, देखो इनर, ये क्या है, यूनिसेलुलर, एक सिंगल सेल का बना हुआ, यूनि मतलब होता है सिंगल, तो ये सिंगल सेल का बना हुआ लेयर है जो किसके ऊपर पाया जाता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के जस्ट ऊपर में पाया जाता है। आगे क्या बोलता है, इसका मेजर काम क्या है, तो ये काम करते हैं क्यूटिकल के सेक्रेशन को। इसका फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना हमेशा कि ये काम क्या करते हैं। तो ये काम करते हैं क्यूटिकल का सिक्रेशन। इस एपिडर्मिस के द्वारा ही जो पदार्थ सिक्रेट किए जाएंगे या जो छोड़े जाएंगे, उन्हीं के द्वारा ये जो ऊपर का जो लेयर है जिसे हम क्या कहते हैं, क्यूटिकल लेयर कहते हैं, उसका निर्माण होता है। ठीक, अगला डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ ओल्ड क्यूटिकल, अर्थात इसी को हम क्या बोलते हैं, इग्डाइसिस या मोल्टिंग। अर्थात मोल्टिंग जब होता है उस दौरान जो पुराने क्यूटिकल को छोड़ा जाते हैं, नए क्यूटिकल का निर्माण होता है। तो ये जो पदार्थ सिक्रेट करेगा उसके द्वारा ये जो नया क्यूटिकल है उसका तो निर्माण होगा, लेकिन ये कुछ एंजाइम सिक्रेट करेगा जिसके कारण से पुराने जो क्यूटिकल है उसका डाइजेशन होता है। ठीक है, तो ये काम भी कौन करता है, ये एपिडर्मिस। इंसेक्ट के अंदर कुछ बाह्य डैमेज हो जाता है, कुछ घाव वगैरह हो जाते हैं, तो उसके लिए भी कुछ पदार्थ चाहिए जो घाव को भरे, तो उसके लिए भी ये काम करता है, कुछ सिक्रेशन करता है। ठीक, ये क्या करता है, इंसेक्टों के सरफेस लुक प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ इसमें कुछ एपिडर्मल सेल पाए जाते हैं जो कि मॉडिफाई हो जाते हैं। ठीक है, और यहाँ से क्या करते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर या सीटी या ट्राइकोम प्रोवाइड करते हैं, और उस प्रकार के कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, ट्राइकोजन, जैसे आप यहाँ देख सकते हो। ठीक है, इंसेक्ट के एपिडर्मल में कुछ सीटी लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, तो यही क्या है हमारा ट्राइकोजन सेल, जो कि क्या करता है, कुछ सीटी लाइक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं जो कि सेंसरी लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, संवेदनाओं को ग्रहण करने वाले स्ट्रक्चर होते हैं। तो इस तरह की कोशिकाओं को हम क्या बोलते हैं, ट्राइकोजन सेल। तो ट्राइकोजन सेल क्या है, एक तरह का एपिडर्मिस सेल का मॉडिफिकेशन है जो कि एक हेयर लाइक सीटी या ट्राइकोम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो इसी को हम ब्रिसल बोला है, इसी को हम क्या बोल सकते हैं, सीटी, या इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्राइकोम। अगला है तीसरा और सबसे बाह्य लेयर जिसे हम क्या कहते हैं, क्यूटिकल। ये क्यूटिकल आउटर होता है, नॉन लिविंग होता है, नॉन सेल्यूलर लेयर है। अब याद रखना, ये क्या है, इनर यूनिसेलुलर, अर्थात ये सेलुलर लेयर है। ठीक है, अर्थात ये क्या है, लिविंग लेयर है। लिविंग है तभी तो ये कुछ पदार्थ सिक्रेट करता है। ठीक है, लेकिन ये जो क्यूटिकल है वो क्या है, नॉन लिविंग नॉन सेलुलर लेयर है जो कि 3 सब लेयर से मिलकर के बना होता है। 3 सब लेयर मतलब पिछले जगह तो हमने देखा कि 2 ही लेयर से बना होता है। तो समझो जब हम क्यूटिकल को देखेंगे इस तरह से, तो इस क्यूटिकल में इस तरह से 3 लेयर पाए जाएंगे। इसके नीचे यहाँ पर आप लोग को मिलेगा एपिडर्मिस लेयर, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोक्यूटिकल। इसको हम क्या कहेंगे, एंडोक्यूटिकल। इनको ही हम क्या कह देते हैं, प्रोक्यूटिकल। तो एक्सोक्यूटिकल और
एंडोक्यूटिकल मिल करके क्या बना देते हैं, प्रोक्यूटिकल। और इसी को जो सबसे ऊपर है उसको क्या बोल देते हैं, एपीक्यूटिकल। और ये जो एपीक्यूटिकल होता है वो 4 लेयर से मिलकर के बना होता है। तो ये जो एपीक्यूटिकल होता है वो कौन कौन से 4 लेयर से मिलकर के बना होता है, सीमेंट लेयर, वैक्स लेयर, क्यूटिकलिन या पॉलीफेनॉल लेयर और यूलर एपीक्यूटिकल लेयर से मिलकर के बना होता है। फिर आगे होता है एक्सोक्यूटिकल और एंडोक्यूटिकल, जो कि क्या करता है, प्रोक्यूटिकल का निर्माण करेंगे। एंडोक्यूटिकल और एक्सोक्यूटिकल को हम लोग एक साथ क्या बोलते हैं, प्रोक्यूटिकल कहते हैं। इट इज द सेक्रेशन ऑफ एपिडर्मिस, अर्थात ये इस एपिडर्मल सेल की, ये जो एपिडर्मल सेल है उसके सिक्रेशन से मिलकर के ये बनता है। यहाँ पर हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि एपिडर्मिस सेल क्या करता है, क्यूटिकल को सिक्रेट करता है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि एपिडर्मिस सेल के सिक्रेशन से ही क्यूटिकल का निर्माण होता है। तो एपिडर्मल सेल सिक्रेट केमिकल लाइक काइटिन, प्रोटीन, लिपिड, और यही सब मिल करके काइटिन, प्रोटीन और कुछ लिपिड मिल करके क्या बनाती है, क्यूटिकल का निर्माण करती है। ठीक है, पहले ही देख चुके हैं। जो क्यूटिकल होता है अर्थात ये जो लेयर होगा उतना इंसेक्ट के बॉडी का कुल ड्राई वेट का 50% कवर करता है। ठीक है, इंसेक्ट के बॉडी का सबसे बड़ा भाग कौन करता है, तो सबसे बड़ा भाग कवर करने वाला पार्ट कौन सा है, तो वो क्यूटिकल है। इसको याद रखना, इंसेक्ट के बॉडी का कुल ड्राई वेट का अर्थात कुल शुष्क भार का लगभग 50% भाग कौन सा है, क्यूटिकल। फिर आगे हम लोग देखते हैं प्रोक्यूटिकल। तो यहाँ पर हमने देखा था कि एक्सोक्यूटिकल और एंडोक्यूटिकल, इन दोनों को ही हम क्या बोलते हैं, प्रोक्यूटिकल। और ये क्या होता है, एक थिक लेयर होता है, दूसरे लेयर की तुलना में थोड़ा मोटा लेयर होता है, और ये काइटिन और प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। साथ ही साथ इसके अंदर कुछ अदर सब्सटेंसेस या अदर पदार्थ भी पाए जाते हैं। इसका प्रोक्यूटिकल का मुख्य भाग क्या है, तो इसका मुख्य भाग है काइटिन, जो कि कुल क्यूटिकल के ड्राई वेट का अर्थात इस पूरे के ड्राई वेट का लगभग 20 से 50% ड्राई वेट को कवर करता है। कुल क्यूटिकल के 20 से 50% ड्राई वेट को कौन कवर करता है, तो ये कवर करता है केवल ये दोनों एक्सोक्यूटिकल और एंडोक्यूटिकल। लेकिन अगर हम टोटल अगर बात करें तो 50% पूरे शरीर का भार का तो कौन सा बना होता है, क्यूटिकल। लेकिन इन पूरे क्यूटिकल में ही अगर हम देखेंगे तो ये दोनों पार्ट ही कुल 20 से 50% ड्राई वेट को कवर करता है। ठीक, प्रोक्यूटिकल होता है वो 2 लेयर से मिलकर के बना होता है। जैसे यहाँ देख लो, ये जो प्रोक्यूटिकल है, प्रोक्यूटिकल मतलब ये दोनों लेयर, ठीक, इसको हम क्या कहते हैं, एपीक्यूटिकल, और ये क्या कहलाएगा, प्रोक्यूटिकल। तो ये 2 भागों से मिलकर के बना होता है। बाहरी भाग को क्या कहते हैं हम लोग, एक्सोक्यूटिकल, अंदर भाग को क्या कहेंगे हम लोग, एंडोक्यूटिकल। तो हम बात करते हैं इस एंडोक्यूटिकल के बारे में। ठीक है, हमने यहाँ पर बेसमेंट मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा, एपिडर्मिस पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ रहे हैं इस लेयर के बारे में, एंडोक्यूटिकल। तो एंडोक्यूटिकल क्या होता है, इनर क्यूटिकल है, ठीक, अनटैंड होता है अर्थात ये कलरलेस होता है, कलरलेस होता है, सॉफ्ट फ्लेक्सिबल लेयर, याद रखना ये क्या होता है, एंडोक्यूटिकल सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होता है। और ये क्या होता है, इनर मोस्ट और थिकेस्ट एंड लार्जेस्ट सेक्शन ऑफ द इंटेगुमेंट, जो इंसेक्ट के बॉडी का सबसे मोटा और सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, तो होता है यही एंडोक्यूटिकल। और ये क्या से बना होता है, ये बना होता है काइटिन से और आर्थ्रोपोडिन नाम के प्रोटीन से। यहाँ पर लिखा है एक वर्ड टैनिंग, टैंड या अनटैंड, तो ये वर्ड आया है टैंड से, ठीक है, तो यहाँ से आया टैनिंग से। टैनिंग क्या होता है, ये जो आर्थ्रोपोडिन जो प्रोटीन है उसी के अंदर, इस प्रोटीन के अंदर क्या होता है, टैनिंग प्रोसेस होगा, और उस टैनिंग के कारण ये जो आर्थ्रोपोडिन है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, स्क्लेरोटिन। और यही स्क्लेरोटिन क्या करता है, फिर आगे चल के इंसेक्ट के इंटेगुमेंट को हार्ड बना देता है।
और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, टैनिंग कहते हैं। लेकिन ये आर्थ्रोपोडिन क्या होता है, इसके अंदर तो टैनिंग प्रोसेस अभी हुआ नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पर क्या लिखे हैं, अनटैन्ड लेयर बोलते हैं। जब ये आर्थ्रोपोडिन स्क्लेरोटिन में बदलता है टैनिंग प्रोसेस के दौरान, तो इसका कलर थोड़ा डार्क ब्राउन कलर आ जाता है। इसी कारण ये क्या होता है, आर्थ्रोपोडिन होता है वो कलरलेस होता है, लेकिन यहाँ पर ये क्या हो जाता है, ब्राउन कलर में या कुछ अलग कलर में चेंज हो जाता है। साथ ही साथ ये क्या होता है, सॉफ्ट और ये हार्ड। तो एंडोक्यूटिकल क्या होता है, अनटैन्ड कलरलेस सॉफ्ट एवं फ्लेक्सिबल लेयर है। सबसे थिकेस्ट और लार्जेस्ट सेक्शन है इंसेक्ट के इंटेगुमेंट का। काइटिन और आर्थ्रोपोडिन नाम के केमिकल से बना होता है। काइटिन क्या है, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है और ये एक तरह का क्या है, प्रोटीन है। बात करते हैं एक्सोक्यूटिकल के बारे में, अर्थात हम लोग बात कर रहे हैं इस लेयर के बारे में। तो यहाँ पर क्या कैरेक्टर है, तो ये क्या आउटर क्यूटिकल है, टैंड प्रोटीन है, टैंड प्रोटीन पाया जाता है। टैंड प्रोटीन कौन सा, स्क्लेरोटिन। तो देखो यहाँ पर हमने दिखाया है कि जो आर्थ्रोपोडिन जो कि कहाँ पर पाया जाता है, इस एंडोक्यूटिकल में, उसके अंदर टैनिंग या स्क्लेरोटाइजेशन होता है, जिसके कारण ये किसमें परिवर्तित हो जाता है, स्क्लेरोटिन में। तो जैसे जैसे यहाँ पर पाया जाने वाला आर्थ्रोपोडिन किसमें कन्वर्ट होता है, यहाँ पर आएगा, फिर ये कन्वर्ट हो जाता है स्क्लेरोटिन में। तो यहाँ पर ये जो फ्लेक्सिबल था आर्थ्रोपोडिन, वो यहाँ पर आकर के क्या हो जाता है, अब हार्ड हो जाता है, और इसका कलर जो पहले यहाँ पर क्या था, कलरलेस था, वो यहाँ आकर के क्या हो जाता है, वो डार्क कलर में कन्वर्ट हो जाता है। और उसी प्रोसेस को जहाँ पर आर्थ्रोपोडिन स्क्लेरोटिन में कन्वर्ट होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, टैनिंग कहते हैं। तो आउटर टैंड कलर्ड हार्ड एवं डार्क कलर जो सेगमेंट पाया जाता है किसके अंदर, क्यूटिकल में, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सोक्यूटिकल कहते हैं। इसके अंदर भी दो चीजें पाया जाता है, काइटिन प्लस स्क्लेरोटिन नाम का यहाँ पर प्रोटीन पाया जाता है। तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है याद रखना कि एंडोक्यूटिकल में जो प्रोटीन पाया जाता है उसका नाम क्या है, आर्थ्रोपोडिन। लेकिन एक्सोक्यूटिकल में जो प्रोटीन पाया जाएगा उसका नाम क्या है, तो इसका नाम है स्क्लेरोटिन। ठीक, और इस स्क्लेरोटिन का निर्माण किससे होता है, इसी आर्थ्रोपोडिन के आर्थ्रोपोडिन के अंदर टैनिंग के कारण होता है। ठीक है, इसके अंदर कई रिजिड एरिया पाए जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, स्क्लेराइड। अर्थात ये जो एक्सोस्केलेटन है, सॉरी, ये जो एक्सोक्यूटिकल है वो कई डिफरेंट लेयर से मिलकर के बना होता है। जैसे यहाँ तक का एक प्लेट जैसे स्ट्रक्चर बनाएगा, यहाँ से यहाँ तक का एक प्लेट जैसे स्ट्रक्चर बनाएगा, फिर इधर का एक अलग प्लेट जैसे स्ट्रक्चर बनाएगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, स्क्लेराइड कहते हैं। और ये जो स्क्लेराइड जो शब्द आया है वो कहाँ से आया है, इसी स्क्लेरोटिन प्रोटीन से आया है, जो रिजिड या हार्ड एरिया बनता है इसके अंदर इंसेक्ट के बॉडी के लेयर में, उसी को हम क्या कहते हैं, स्क्लेराइड कहते हैं। और ये स्क्लेराइड क्या करते हैं, इंसेक्ट को रिजिडिटी और टफनेस प्रोवाइड करता है। एक्सोक्यूटिकल कहाँ पर उपस्थित नहीं रहे, तो उस एरिया पर जिसको क्या चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, उस एरिया पर ये एक्सोक्यूटिकल नहीं पाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल माउथ पार्ट्स है, ठीक है, विंग में जो ज्वाइंट पाया जाता है थोरेक्स के साथ, वहां पर ये नहीं पाया जाएगा। क्यों नहीं पाया जाएगा, क्यों, क्योंकि जो एक्सोस्केलेटन होता है उसके अंदर कुछ भाग जो होगा वो फ्लेक्सिबल रहेगा, तभी वो बॉडी के लिए सही है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो एक्सोक्यूटिकल होता है वो इंसेक्ट के बॉडी को हार्डनेस प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर पूरे बॉडी में अगर एक्सोस्केलेटन पाया जाएगा, सॉरी एक्सोक्यूटिकल पाया जाएगा, तो पूरे बॉडी को ही हार्ड और रिजिड बना देगा। लेकिन विंग को, माउथ पार्ट को और दूसरे ऑर्गन है जिसको मूवमेंट करना है, वहां पर क्या चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। तो जिस भाग में फ्लेक्सिबिलिटी की आवश्यकता है वहां पर ये एक्सोक्यूटिकल उपस्थित नहीं रहेगा। ठीक, उसके बाद सबसे आउटर मोस्ट लेयर आता है इस क्यूटिकल का, जिसे हम क्या कहते हैं, जैसे यहाँ पर एक्सोक्यूटिकल और एंडोक्यूटिकल हमने पढ़ लिया। अब सबसे आउटर मोस्ट लेयर आता है जिसे हम क्या कहते हैं,
इपीक्यूटिकल कहते हैं। इपीक्यूटिकल क्या होता है? इपीक्यूटिकल इंसेक्ट के एक्सोस्केलेटन का सबसे आउटर मोस्ट पार्ट है, जो कि बहुत पतला, लगभग 1 से 4 माइक्रोमीटर का होता है, और ये नॉन काइटिनियस लेयर का होता है। नॉन काइटिनियस लेयर मतलब इसके अंदर, अर्थात इस लेयर में, सबसे जो ये बाहरी लेयर देख रहे हो आप पतला सा, इसके अंदर काइटिन नहीं पाया जाता, अर्थात इसके अंदर काइटिन नहीं पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? कोर कैनाल प्रेजेंट होते हैं, ठीक, विच हेल्प इन डिपोजिशन ऑफ इपीक्यूटिकल, अर्थात यहाँ पर आप देख सकते हो यही क्या है? कोर कैनाल। तो ये कोर कैनाल क्या होता है? प्रेजेंट रहते हैं, जिसके कारण ये आगे चल करके इसी एपिक्यूटिकल के लिए जो एपिडर्मिस सेल से कुछ पदार्थ सीक्रेट होगा, ठीक है, और यहीं से ये चीजें बाहर सीक्रेट होती है और बॉडी के बाह्य आवरण में जमा होती है। तो यहाँ पर क्या पाया जाता है? कोर कैनाल पाया जाता है। इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है? ये बॉडी से होने वाली वाटर लॉस को रोकता है, ठीक, जिससे इंसेक्ट का बॉडी न सूखे, ठीक है। ये जो होता है वो मुख्य रूप से 5 लेयर का बना होता है, या 4 लेयर का मिलेगा कहीं बुक में, ठीक है। कुछ बुक में ये 4 लेयर का मिलेगा और कुछ बुक में 5 लेयर का मिलेगा, ठीक है। तो अगर 4 लेयर बोलेंगे तो वहां पर ये जो आउटर और एपिक्यूटिकल है, यहाँ पर लिखा हुआ है आउटर एपिक्यूटिकल और इनर एपिक्यूटिकल, उन्हीं को हम यहाँ पर क्या बोल देते हैं? एपिक्यूटिकुलर लेयर। क्या कह देते हैं? एपिक्यूटिकुलर लेयर, एपिक्यूटिकुलर लेयर। तो ये क्या होगी? एपिक्यूटिकल लेयर एक लेयर हो गया, क्यूटिकुलिन हो गया दूसरा लेयर, ये हो गया तीसरा लेयर, और ये चौथा लेयर। और 5 लेयर बोलेगा तो 5 लेयर में एपिक्यूटिकल को न बोल करके इसको हम लोग 2 भाग में बांट देते हैं, आउटर एपिक्यूटिकल और इनर एपिक्यूटिकल। तो इसका मुख्य फंक्शन क्या है? इसका मुख्य फंक्शन है इंसेक्ट के बॉडी से होने वाली वाटर लॉस को कम करना। 5 लेयर से मिलकर के बना होगा। सबसे बाहरी लेयर सीमेंट लेयर, उसके बाद पाया जाता है वैक्स लेयर। वैक्स के लेयर के अंदर क्यूटिकुलिन पाया जाता है। क्यूटिकुलिन क्या होता है? ये नॉन काइटिनियस होता है। पहले तो हमने देख लिया कि जो पूरा का पूरा एपिक्यूटिकल होता है वही नॉन काइटिनियस होता है। इसके अंदर क्यूटिकुलिन के अंदर पॉलीमराइज्ड लिपोप्रोटीन लेयर है, अर्थात ये लिपोप्रोटीन का बना हुआ लेयर है। लिपोप्रोटीन मतलब लिपिड प्लस प्रोटीन, इन दोनों का बना हुआ ये लेयर है। कौन सा? क्यूटिकुलिन। फिर आउटर एपिक्यूटिकल, तो ये क्यूटिकुलिन के साथ कांटेक्ट बनाता है, अर्थात इन दोनों को जोड़ता है। और इनर एपिक्यूटिकल में क्या पाया जाता है? वैक्स फिलामेंट पाया जाता है। वैक्स फिलामेंट क्यों? क्योंकि वैक्स फिलामेंट के कारण ही इसके इंसेक्ट के बॉडी के बाहर वैक्स का जमाव होता है, ठीक है। अगर हम लोग किसके बारे में बात करें? एपिक्यूटिकल के बारे में, तो इस तरह से जब हम लोग एपिक्यूटिकल को बनाएंगे, आप लोग ये समझ सकते हो कि ये जो पूरा का पूरा लेयर है, ये जो पतला सा जो लेयर है, उसको हम लोग इस तरह से अगर एक्सपैंड करेंगे तो सबसे बाहर जो लेयर मिलेगा इस तरह से, इसे हम क्या बोलते हैं? सीमेंट लेयर। उसके बाद जो लेयर मिलेगा उसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहेंगे वैक्स लेयर, ठीक है। इसके बाद तीसरा लेयर रहेगा, उस लेयर को हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे क्यूटिकुलिन लेयर, क्यूटिकुलिन, ठीक है। उसके बाद अंदर को जो लेयर रहेगा उसे हम क्या बोलते हैं? एपिक्यूटिकुलर लेयर। और ये जो एपिक्यूटिकल लेयर है वही को हम लोग 2 भाग में बांट दिए हैं यहाँ पर, आउटर एपिक्यूटिकल और इनर एपिक्यूटिकल। ये जो आउटर एपिक्यूटिकल है इसको बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे? इनर एपिक्यूटिकल, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा है ना कि आउटर एपिक्यूटिकल में कांटेक्ट विथ क्यूटिकुलिन, तो आउटर एपिक्यूटिकल आउटर, और ये क्या हो गया? इनर। आउटर एपिक्यूटिकल में कांटेक्ट विथ क्यूटिकुलिन, तो यहाँ पर ये कांटेक्ट कर रहा है, ठीक है। और ये क्यूटिकुलिन जो लेयर है ये वाला, वो किससे बना होता है? ये बना होता है लिपोप्रोटीन से। उसके बाद आता है
सीमेंट लेयर और वैक्स लेयर। इस तो पहला क्या है, सीमेंट लेयर। सीमेंट लेयर क्या होता है, सीमेंट लेयर बना होता है लिपोप्रोटीन से, अर्थात ये लिपिड प्लस प्रोटीन का बना हुआ लेयर है। ये सबसे इंसेक्ट का सबसे बाहरी लेयर होता है, इसके कारण ये इंसेक्टों को एक्सटर्नल डैमेज से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, किसको, एक तो इंसेक्ट को ही एक्सटर्नल डैमेज से प्रिवेंट करेगा, साथ ही साथ इसके अंदर पाया जाने वाला वैक्स लेयर को भी ये क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो इंसेक्ट के शरीर का सबसे आउटर मोस्ट लेयर क्या है, एक तो आंसर इसका हो सकता है क्यूटिकल, अगर और डिप जाए तो इसका आंसर हो सकता है इपिक्यूटिकल। ठीक है, और उसके अंदर भी अगर पूछे कि इंसेक्ट का सबसे आउटर मोस्ट लेयर क्या है, तो वो होगा सीमेंट लेयर। ठीक है, तो आंसर तीनों होगा, तीनों एक ही है। क्यों, क्योंकि सीमेंट लेयर ही इपिक्यूटिकल का सबसे आउटर लेयर है और इपिक्यूटिकल ही क्यूटिकल का सबसे आउटर लेयर। ठीक है, तो सीमेंट लेयर किसका बना होता है, लिपोप्रोटीन का बना होता है, इंसेक्ट को एक्सटर्नल डैमेज से बचाता है। साथ ही साथ इसके अंदर जो वैक्स लेयर पाया जाता है उसको ये एब्रेशन से प्रोटेक्ट करते हैं, एब्रेशन या घिसावट उससे प्रोटेक्ट करता है। इसे हम टेक्टोक्यूटिकल भी कहते हैं। ठीक, इसको याद रखना, इसको टेक्टोक्यूटिकल भी कहा जाता है। हनी बी में सीमेंट लेयर नहीं पाया जाता है। ओके, टोटली एब्सेंट इन हनी बी, हनी बी में सीमेंट लेयर नहीं पाया जाता है। इसके बाद होता है वैक्स लेयर। तो वैक्स लेयर का थिकनेस कितना होता है, 0.25 माइक्रोन का। ठीक, ये सीमेंट लेयर के जस्ट नीचे पाया जाता है, जैसे हमने यहाँ पर बात किया, सीमेंट लेयर के जस्ट नीचे वैक्स लेयर है और वैक्स लेयर को ही सीमेंट लेयर क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसको हम लोग लिपोइड लेयर भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि वैक्स किससे का बना होता है, जो वैक्स होता है वो बना होता है लिपिड से, लिपिड के पॉलीमराइजेशन से ही या लिपिड के बहुलीकरण से ही किसका निर्माण होता है, वैक्स का निर्माण होता है। इसीलिए हम इसको लिपोइड लेयर भी कहते हैं। और वैक्स क्या करता है, वैक्स जो होता है वो इंसेक्ट के अंदर वाटर कंजर्विंग मैकेनिज्म का काम करता है। वाटर कंजर्विंग मैकेनिज्म मतलब इंसेक्ट के शरीर से होने वाली वाटर लॉस को ये क्या करता है, रोक देता है। ठीक, इंसेक्ट के शरीर के बाहर होने वाली वाटर लॉस को रोकने का काम कौन करता है, तो करता है वैक्स लेयर। ठीक, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इंसेक्ट को, इंसेक्ट के डेसिकेशन या इंसेक्ट की सूखने की जो क्रिया है उसको ये कम करते हैं। ठीक है, अर्थात ये क्या करता है, इंसेक्ट में वाटर लॉस को क्या करता है, प्रिवेंट करता है। इट प्रिवेंट वाटर लॉस। एपिडर्मिस जो होता है वो लिपिड सिक्रेट करेगा, ठीक, ऑफ वैक्स लेयर जस्ट बिफोर एक्डाइसिस। अर्थात इंसेक्ट में जब मोल्टिंग का प्रक्रिया शुरू होता है तो उसके जस्ट पहले ये वैक्स लेयर सिक्रेट होता है। क्यूटिकल किस किस चीजों से मिलकर के बना होता है, क्या यहाँ पर हम लोग बात करेंगे क्यूटिकल का कंपोजिशन। यहाँ पर हमने देखा कि जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है वो डिजनरेटेड एपिडर्मिस सेल के बना होता है। एपिडर्मिस क्या होता है, एक सेल्यूलर लेयर होता है। लेकिन यहाँ पर ये जो लेयर होता है उसके अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती है, तो इनके अंदर दो इंपॉर्टेंट चीजें पाई जाती है। कौन कौन सी, एक तो पाया जाता है काइटिन और दूसरा पाया जाता है प्रोटीन। और प्रोटीन भी यहाँ पर दो प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। एक प्रोटीन होता है आर्थोपोडिन और दूसरा प्रोटीन होता है रेसिलिन। ठीक, इस आर्थोपोडिन के अंदर टैनिंग होगा, टैनिंग या स्क्लेरोटाइजेशन, जिसके फलस्वरूप ये इस आर्थोपोडिन स्क्लेरोटिन नाम के प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है। इसको याद रखना। तो इंसेक्ट के क्यूटिकल में दो प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, आर्थोपोडिन और रेसिलिन। आर्थोपोडिन में स्क्लेरोटाइजेशन होता है या टैनिंग होता है, जिसके कारण वो स्क्लेरोटिन में परिवर्तन हो जाता है। ये जो आर्थोपोडिन होता है वो क्या होता है, कलरलेस, वाटर सोल्यूबल और फ्लेक्सिबल। लेकिन इसके जस्ट विपरीत स्क्लेरोटिन क्या होता है, ये क्या हो जाता है, कलर्ड, या इसको हम बोलते हैं डार्क कलर्ड,
ठीक है। वाटर इनसोल्यूबल, वाटर इनसोल्यूबल, और ये क्या हो जाता है, हार्ड या रिजिड। तो ये तीनों चीजें जो होती है, डार्क कलर क्यों आता है, वाटर इनसोल्यूबल क्यों हो जाता है और रिजिड क्यों हो जाता है, तो ये हो जाता है टैनिंग प्रोसेस के दौरान। ठीक, तो सबसे पहले देखो ये काइटिन क्या होता है। काइटिन एक नाइट्रोजिनस पॉलीसेकेराइड है जिसका केमिकल फार्मूला आप यहाँ पर देख सकते हो, C8H13O6N। X मतलब क्या है, जब इस तरह के मॉलिक्यूल बहुत सारे संख्या में मिलेंगे तो ये क्या करते हैं, एक साथ मिल करके क्या बना देते हैं, काइटिन। ये क्या है, यही है आपका N-एसिटिल ग्लूकोसामाइड। तो काइटिन क्या है, एक तरह का नाइट्रोजिनस पॉलीसेकेराइड है, अर्थात इसके अंदर क्या पाया जाएगा, नाइट्रोजन पाया जाएगा। ठीक, ये लॉन्ग चेन होता है जो कि बहुत सारे एन एसिटिल ग्लूकोसामिन से मिल करके बना होता है। एन एसिटिल ग्लूकोसामिन मतलब यही C8H13O6N, इसी को हम क्या बोलते हैं, एन एसिटिल ग्लूकोसामिन। इनके क्या होता है, एन एसिटिल ग्लूकोसामिन के अंदर पॉलीमराइजेशन होगा। पॉलीमराइजेशन होने के कारण बहुत सारे एन एसिटिल ग्लूकोसामिन एक साथ मिलेंगे और किसका निर्माण करते हैं, काइटिन का निर्माण करते हैं। जब एक एन एसिटिल ग्लूकोसामिन दूसरे एन एसिटिल ग्लूकोसामिन के साथ जुड़ता है तो यहाँ पर एक बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा, एक बंध का निर्माण होता है जिसे हम क्या कहते हैं, बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक, जब एक नाइट्रोजनस पॉलीसेकेराइड अर्थात एन एसिटिल ग्लूकोसामिन दूसरे एन एसिटिल ग्लूकोसामिन के साथ मिलेगा उसे हम क्या कहते हैं, पॉलीमराइजेशन, और वहां पर एक बंध का निर्माण होगा जिसे हम क्या बोलते हैं, बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। इसको याद रखना। ठीक, अब एक चीज याद रखना, यहाँ पर ये जो पॉलीसेकेराइड है मतलब ये काइटिन एक तरह का नाइट्रोजिनस कार्बोहाइड्रेट है। पॉलीसेकेराइड क्या है, एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड क्या है, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट। ठीक, तो काइटिन एक तरह का नाइट्रोजिनस कार्बोहाइड्रेट है, ये भी बोल सकते हैं। ठीक, इसकी खोज किसने किया था, काइटिन की खोज सबसे पहले हेनरी बिकेनट, इन्होंने फर्स्ट टाइम काइटिन को डिस्क्राइब किया था। कहां से प्राप्त किया था, इन्होंने मशरूम से, और इन्होंने इसका नाम क्या दिया था, फंजिन। ठीक, हेनरी बिकेनट, इन्होंने सबसे पहले काइटिन को 1811 में देखा, कहां से, मशरूम से, और इन्होंने इसका नाम क्या दिया था, फंजिन। लेकिन ओडियर ने 1823 में इसका नाम क्या कर दिया, काइटिन, और इसको कहां से प्राप्त किया था उन्होंने, इंसेक्ट से। तो यहाँ पर दो तरह के क्वेश्चन है, काइटिन की खोज किसने किया था, ठीक है, और कब किया था, कहां से किया था। लेकिन इंसेक्ट में काइटिन की खोज किसने किया था, कब किया था, और इसका नाम जो काइटिन वर्ड है वो किसने दिया था। तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर इंसेक्ट के केस से पूछे कि इंसेक्ट में काइटिन की खोज किसने किया था, तो ओडियर ने किया था 1823 में, और इन्होंने ही काइटिन टर्म दिया था। लेकिन हेनरी बिकेनट ने इनको 1811 में खोजा था, लेकिन कहां से खोजा था, मशरूम से। लेकिन वो काइटिन वर्ड न दे करके क्या वर्ड दिया था, फंजिन वर्ड दिया था। काइटिन वर्ड क्या है, काइटिन जो होता है ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है बेल्टेड कोट, गाउन या इनवलेट, मतलब एक बाहर जो आवरण होगा उसी को हम क्या कहते हैं, काइटिन कहते हैं ग्रीक भाषा में। क्यूटिकल में कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन पाए जाते हैं जिसके बारे में अभी हमने देखा था, आर्थ्रोपोडिन और रेजिलिन। आर्थ्रोपोडिन में स्क्लेरोटाइजेशन होता है और स्क्लेरोटिन का निर्माण होगा। पहला आर्थ्रोपोडिन, आर्थ्रोपोडिन कहां पर पाया जाता है, तो ये पाया जाता है अपर लेयर ऑफ प्रोक्यूटिकल। और स्क्लेरोटिन कहां पाया जाता है, तो ये पाया जाता है एक्सोक्यूटिकल में। थोड़ा सा गलती है, इसको सुधार लेना, ये क्या हो जाएगा, इनर। तो हमने अभी पढ़ा था प्रोक्यूटिकल
ये पूरा प्रोक्यूटिकल है, तो इसमें 2 लेयर हो जाते हैं, एक को बोलते हैं एक्सोक्यूटिकल और एक को बोलते हैं एंडोक्यूटिकल। इस एंडोक्यूटिकल में क्या पाया जाता है, ये आर्थ्रोपोडिन प्रोटीन पाया जाता है। ये आर्थ्रोपोडिन क्या होता है, सॉफ्ट होता है, फ्लेक्सिबल होता है और वाटर सोल्यूबल होता है, ठीक है। और ये एपिक्यूटिकल के जो प्रोक्यूटिकल रहेगा उसके इनर लेयर में पाया जाता है। स्क्लेरोटिन क्या होता है, तो स्क्लेरोटिन क्या होता है, एक प्रकार का टैंड प्रोटीन है, अर्थात जिनमें टैनिंग हो चुका हुआ रहता है। आर्थ्रोपोडिन में क्या होता है, टैनिंग होगा और उसके बाद स्क्लेरोटिन बनेगा, अर्थात यही क्या है, टैंड प्रोटीन है। ये केवल और केवल एक्सोक्यूटिकल में पाया जाता है और वाटर इनसॉल्युबल होता है, डार्क कलर का होता है। और आर्थ्रोपोडिन क्या होता है, कलर लेस होता है। तीसरा प्रोटीन क्या पाया जाता है इंसेक्ट के क्यूटिकल में, तो पाया जाता है रेसिलिन। रेसिलिन क्या है, एक तरह का इलास्टिक रबर लाइक फाइबर है जो कि मूवेबल ज्वाइंट में पाया जाता है, जैसे माउथ पार्ट है और विंग जॉइंट। क्यों इलास्टिक प्रोटीन, मतलब रबड़ को आप लोग देखे हो, पहले हम लोग इसको खींचे तो जितना खिंचाना होता है खिंचा जाता है, उसके बाद ये अपने वापस पुराने स्टेज में वापस आ जाता है। जैसे हम लोग ने पहले इसको इतना देर तक खींच लिया, लेकिन इसको हम लोग वापस फिर अपने पूरी स्थिति में आ जाता है। तो रेसिलिन क्या है, एक तरह का इलास्टिक प्रोटीन है, ठीक, रबर लाइक इलास्टिक प्रोटीन है। कहाँ पाया जाता है, तो ये इंसेक्ट के मूवेबल ज्वाइंट में, जैसे विंग ज्वाइंट है, माउथ पार्ट है, वहां पर पाया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।